फॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और बाबा की मौजूदगी होती है तो आप जानते ही हैं कि खबर कुछ बड़ा होता है। नए साल की शुरुआत हो गई है। नया साल में क्या होगा? नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को 10,000 दिए थे, उसके बाद नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि 2 लाख भी महिलाओं को मिलेगा। क्या नीतीश कुमार के कहे हुए वादे पूरे होंगे या नीतीश कुमार कुछ अलग प्लानिंग में लगे हुए हैं? तेजस्वी यादव की भी चर्चा तेज हो गई है। चिराग पासवान की भी चर्चा तेज हो गई है। और वो प्रशांत किशोर, जिनको एक भी सीट नहीं आया, और प्रशांत की भी बिहार की राजनीति में फिर से री एंट्री हो गई है। तो चलिए बाबा से जानते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में इस बार क्या कुछ बदलाव दिखेगा या नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। शायद मैंने एक साथ कई सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा बस आपसे ये होगा कि नई साल की तो शुरुआत हो गई, लेकिन बिहार की राजनीति की बात तो हमेशा होती है। और जो बिहार की राजनीतिक में गर्माहट देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब 2-3 दिन से काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कभी इको पार्क पहुंच जा रहे हैं, तो कभी जू चले जा रहे हैं, तो कभी कार्यालय चले जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ बैठक करके कुछ प्लानिंग के मूड में है? देखिए दीपक, आपने सही कहा कि आपने कई सवाल दागे हैं, लेकिन उन सवालों में मैंने सभी सवालों का बहुत गंभीरता से सुना भी है और उसके जवाब भी मैं उसी गंभीरता के साथ दूंगा। जी। 2025 में नीतीश कुमार के सामने कड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार के ऊपर एक जो बार बार दबाव बन रहा था कि जदयू बिखर रही है, टूट रही है, तो विधायकों को जोड़ के रखना, पार्टी को जोड़ के रखना, पार्टी संगठन को रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसके साथ-साथ ये भी थी कि नीतीश कुमार जी। पार्टी के भी जी। सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष वही हैं पार्टी के। तो जी। ऐसी स्थिति में पार्टी में के बिखरने से भी रोकना था और 2025 में आपने देखा होगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और 24 के चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने 225 का लक्ष्य तय किया था बिहार चुनाव के लिए। लगभग उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल कर लिया है। जी। 23 सीटों की अगर बात करें तो 23 सीटें कम हैं, लेकिन जब लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो या तो लक्ष्य से ऊपर जाते हैं या थोड़ा नीचे रहते हैं। जी। 2025 में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी, अपने प्रभाव, अपने वोट बैंक, अपनी सरकार और अपने गठबंधन के साथ-साथ अपने पार्टी को भी एक बेहतर विकल्प के साथ बूस्ट अप किया है। जी। अब आने वाला जो 2026 है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल के दूसरे दिन में हम ये बात कर रहे हैं। इस साल की चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। नए साल में अपने साथ सिर्फ नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ नहीं, नीतीश कुमार ने जो वादा किया है बिहार की जनता से, उनको पूरा करने की भी ज़िम्मेवारी उनकी बहुत बड़ी है। ऐसे में एक बात तो साफ-साफ नज़र आता है कि आखिरकार होगा क्या? तो इस चैलेंज को नीतीश कुमार कैसे पूरा करेंगे? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार को कहीं न कहीं आगे बहुत सारी बातों को करना भी पड़ेगा और उनके साथ उनको चलना भी पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती नीतीश कुमार की होगी 1 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है, इसको वो कैसे पूरा करेंगे? और यहीं से उनका शुरुआत होता है, यहीं से उनकी शुरुआत का एक जो अलग नज़रिया है, वो सामने प्रस्तुत होता है। ऐसे में बिल्कुल। आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ जा कहाँ रहा है। तो इसमें एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए जो चुनौतियाँ हैं, नीतीश कुमार के सरकार में इस बार बीजेपी की हिस्सेदारी ज़्यादा है, लिहाजा जेडीयू के सामने सत्ता को बैलेंस करने की बड़ी चुनौती होगी। जी। खरमास खत्म होने का इंतजार सबको है, नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार होना है, 10 मंत्रियों का जगह खाली है, ये सभी चुनौतियाँ हैं, जिसमें से 6 पद जेडीयू के खाते में जाएँगे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इसमें कई नए लोगों को चांस मिलेगा। यही नहीं, उनको जो उनके गठबंधन के भीतर जी। एक फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने लिया है अपने पुत्र को बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री बनाने का, ये भी बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती में परिवारवाद को लेकर के भी उन पर उँगली उठाई जाएगी। इसके बिल्कुल। साथ-साथ राज्यसभा की जो खाली सीटें हो रही हैं 5, उन सीटों को लेकर के भी अब नीतीश कुमार की बड़ी चुनौती है और यहाँ पर उनके रणनीति की असली अग्नि परीक्षा होनी है। बिल्कुल। तो बात यहीं नहीं रुकती है, उनको सामंजस्य बिठाना होगा कि 5 सीटों में से वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, अपने पाले में रखते हैं और साथ-साथ चिराग पासवान के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। जीतन राम मांझी जो माँग रहे हैं राज्यसभा की सीट, उसके लिए क्या करते हैं? तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा क्या एक बार फिर से राज्यसभा जाएँगे? ये जी। सारे सवाल
नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झकझोर भी रहे होंगे और बिहार की राजनीति में बड़ी प्रासंगिक भी हो गए हैं। ऐसे में लेकिन नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां होंगी कि नीतीश जी कुमार अभी तो 75 हैं, या माफ कीजिएगा 85 हैं, जी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के पीछे भी उनकी एक बड़ी योजना काम कर रही है। गृह मंत्रालय उन्होंने दे दिया है सम्राट चौधरी को, यानी भाजपा को। ये भी एक विधानसभा चुनौती होगी बिल्कुल और इस चुनौती को भी उनको सामना करना पड़ेगा। 2026 चुनौतियों का एक पिटारा बहुत बड़ा एक चंक जो है लेकर के आया है। जी इसमें नीतीश कुमार के इन सब बातों के साथ-साथ उनकी बढ़ती उम्र पर भी एक बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के जो चिंताएँ हैं लोगों की, उसका कैसे निवारण करेंगे? हालाँकि हमने आपको पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से एनर्जेटिक दिखे, इस उम्र के बावजूद उन्होंने 10-10, 12-12 विधानसभाओं को कवर किया। लगातार वो एक्शन में रहे और उसका नतीजा भी उन्होंने दिया। इसकी एक बड़ी चुनौती होगी। तो कहीं ऐसा नहीं कि उम्र के कारण उन पर जो दबाव उनकी पार्टी की तरफ से और बाकी के लोगों से बन रहा है कि निशांत को लाया जाए। बड़ी जबरदस्त आवाज उठ रही है। आपने देखा होगा कि नए साल के बधाई से ज्यादा जो जी पोस्टर हैं वो लगे हुए थे निशांत को फिर से वापस लाने का। तो निशांत को वापस लाने का जो पोस्टर लगा हुआ था उसके मायने भी हैं और वो भी एक बड़ी चुनौती है। क्या नीतीश कुमार लेकर के आएंगे और उस चुनौती को उसका सामना करेंगे? इसके साथ-साथ उनके कौशल, उनके अहमियत सब पर कहीं न कहीं लोगों की नज़र होगी। असल बात जी ये है कि नीतीश कुमार का ये जो एम्पायर है, जो पार्टी है, वो कौन सँभालेगा और कौन होगा उनके सरकार का मुखिया? इस बात को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, अहम सवाल ये है कि जेडीयू में आज तक कोई औपचारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ है। दरअसल पार्टी पूरी तरह से नीतीश के व्यक्तित्व, फैसलों और सियासी कौशल पर ही टिकी हुई है। कभी-कभी इसीलिए कहा जाता है कि जिस पार्टी में एक बड़ा सेकंड बैक बेंचर नहीं होता है, एक दूसरी पीढ़ी नहीं होती है, कड़ी नहीं होती है, उस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उसका अस्तित्व खतरे में रहता है। नीतीश कुमार को लेकर के भी यही कुछ कहा जा रहा है। पहले कांग्रेस के बारे में भी कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के बाद कौन? क्योंकि इंदिरा गांधी ने सेकंड बेंच तैयार नहीं किया था, लेकिन राजीव गांधी ने संभाल लिया। राजीव गांधी के बाद कौन? तो सोनिया गांधी ने संभाला। सोनिया गांधी के बाद कौन? तो राहुल गांधी ने संभाला। रा हम्म, राहुल के बाद कौन? तो अब प्रियंका गांधी का नाम आपके सामने आ रहा होगा। उसी जी तरह से नीतीश कुमार को लेकर के भी कई सवालें हैं। कई अनसुलझी पहेली है जिसको नीतीश कुमार को सुलझाना भी है। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के लिए ये चुनौतियां बहुत कड़ी होने वाली हैं। बाबा, लेकिन हालांकि आपने तो नीतीश के बारे में बता दिया कि नीतीश के समक्ष 2026 में इस तरीके की जो समस्याएं हैं बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, चाहे वो राज्यसभा हो या विधानसभा में जो उनकी 85 सीटें आई हैं या एमएलसी को लेकर। लेकिन तेजस्वी यादव की भी तो चर्चा तेज हो गई है बाबा कि तेजस्वी यादव बिहार आ रहे हैं और तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक करके जो है वो फिर से एक नेता प्रतिपक्ष जो मजबूत रूप से वो दिखाई पड़ते हैं वो उसमें काम करेंगे। दीपक, मैंने कल इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिया है। मैंने रिपोर्ट दिया है कि नीतीश कुमार के आने वाले जो फैसले होंगे उन फैसलों में अहमियत किसकी होगी? क्या तेजस्वी यादव की होगी? क्या सम्राट चौधरी की होगी? क्या चिराग पासवान की होगी या किसी अन्य की होगी? मैंने इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट दिया है। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि इस इनसाइड स्टोरी में सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में नीतीश की चुनौतियां होंगी और राजनीतिक फैसलों के में क्या-क्या उनके साथ भाजपा होगी, उनके साथ तेजस्वी यादव होंगे, चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को अब बहुत देर करने के लिए गुंजाइश कहीं नहीं नजर आ रही है। जो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को अब एक्शन में लाना होगा। उस निशांत को, जिस निशांत को कभी सक्रिय राजनीति में देखा नहीं गया है। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि वो कुछ कार्यक्रम में नजर आए हैं। कई लोगों के शादी ब्याह, मरनी जीनी, न्योता पे हानि किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार मीडिया के सामने भी आए हैं, नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने अपनी बात भी रखी है। लेकिन ये सारी बातें और नीतीश कुमार की उम्र, नीतीश कुमार का फैसला और जदयू को बचाना, ये एक बड़ा चुनौती है। 2026 में जहां एक तरफ उनको गठबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं अपनी सरकार और अपनी पार्टी के लिए भी एक बेहतर विकल्प तैयार करके उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि निशांत कुमार अब तक राजनीति से बिल्कुल दूर रहे हैं। न कोई चुनाव जीता है, न कोई चुनाव में रहे हैं, न कोई कहीं संगठन में कोई उनकी भूमिका रही है। इसके बावजूद भी काफ़ी चर्चा उनकी है। धीरे-धीरे राजनीति में उतारने के लिए जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उसकी चर्चा भी है। जी लेकिन इस चर्चा में नीतीश कुमार के सामने ये भी सवाल तो आएगा ना कि भाजपा ने उनके बगल में सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया है। त्रिवेणी संगम में इस बार कुशवाहा का नंबर बनता है। ये भी जी एक बड़ी बात है।
उसके अलावे बगल में तेजस्वी यादव खड़े हैं, जो लंबे समय से लगभग 10-11 सालों से वो राजनीति 2015 से लेकर के 2025 तक उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, लीड किया है। यहाँ तक कि एनडीए के सामने महागठबंधन को लीड करने का मौका उनको मिला है। तो इन 10-11 सालों में कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने तो राजनीति के कई गुर सीखे हैं। उनके बिल्कुल 2-2 गुरु हैं। एक तो लालू प्रसाद जो जन्म से ही उनके गुरु हैं और दूसरा नीतीश कुमार की राजनीति को भी बहुत करीब से उन्होंने करीब 5 साल तक देखा है। 2 फेज में भी सही, लेकिन नीतीश कुमार को समझने का, उनको राजनीति के स्टाइल का सब कुछ उनको समझ में आया है। जी वहीं जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान भी तैयारी में आ गए हैं। चिराग पासवान का भी कहना है कि भाई आप सबको समझ रहे हैं तो मेरी भी दावेदारी तो बनती है। मैं भी तो 2014 से लेकर के लगातार सक्रिय राजनीति में हूं। एक पार्टी का संचालन मैं भी कर रहा हूं और मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। सीधे तौर पे वो चैलेंज दे रहे हैं कि आप सम्राट चौधरी को खड़ा कर दीजिए। उनके बिल्कुल साथ स्थिति यह है कि उनकी पार्टी जो फैसला करेगी वो उनको मानना है। आप बात कीजिए तेजस्वी यादव की, उनको मौका मिला, खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि वो मौका में सफल नहीं हुए। तो अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति में चिराग पासवान निश्चित रूप से आगे के बेंच पर नजर आते हैं। वो उनका कहना है कि 2030 में वो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अपने आप को सामने रखेंगे। बिहार में वो अपना कौशल दिखाना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन उनके पास है। तो ये सभी कुछ नजर आ रहा है। वहीं एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की भी बात की जा रही है कि निशांत को लॉन्च किया जाए। तो निशांत को लॉन्च कीजिएगा तो निश्चित रूप से वहां भी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, ये सभी अनुभव लेकर के सामने आ जाएंगे कि हमारा अनुभव तो बेहतर है, तो फिर हमें क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। ये सब कुछ नीतीश कुमार के सामने है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर निशांत को राजनीति में लाने का दबाव है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है। मैंने कल ही समझाने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार इस पे 2 एंगल पे काम कर रहे हैं। एक तो इतना दबाव नीतीश कुमार पर बन जाए कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हो निशांत को लाने के सिवाय। दूसरा, जो पोस्टर लगा हुआ है कि लगातार उनसे लोग आग्रह कर रहे हैं कि चाचा जी, हाथ जोड़ करके हम आपसे कहते हैं कि सुरक्षित अपना बिहार हो। अब इसके लिए निश्चित रूप से भविष्य संवारने के लिए निशांत भाई को लाना पड़ेगा। ये पोस्टर आप देखिएगा पूरे पटना में पटा हुआ है। जी इन पोस्टरों में बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं और नए साल 2026 की चुनौतियों के साथ इन पोस्टर का आना निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए मैंने जो बात कही है उस पर कई लोगों ने हामी भरी है। जी हालांकि आप जानते हैं कि अ, पत्रकारों के बीच में एकमत नहीं बन पाता है, लेकिन जो मैंने बात कही है कि नीतीश कुमार 2 धारा पर चल रहे हैं। एक तो उन पर दबाव बन रहा है और दूसरा स्वतः ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिससे कि निशांत को लाना उनकी मजबूरी हो जाए, नीतीश को फैसला नहीं लेना पड़े और लोग ही फैसला ले लें। राजनीति में जो अनुभव नीतीश कुमार के पास है उस अनुभव के बराबर तो कोई नहीं है और दूसरे बिल्कुल किसी को पार्टी आप अगर हाथ में देते हैं तो उसका आप समझ सकते हैं क्या होगा। कुछ लोगों को दे करके नीतीश कुमार ने देखा है, आरसीपी सिंह को उन्होंने दिया, ललन सिंह को दिया, नतीजा आपके सामने है। एक प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तो हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं। लौकुश समीकरण को बरकरार रखने के लिए उमेश कुशवाहा को लगातार आप देख रहे होंगे उनका तीसरा टर्म चल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। तो जी ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक रास्ता तो निकालना होगा और सुरक्षित रास्ता नीतीश कुमार बिना जोखिम के निकालने के मास्टर माने जाते हैं। अब वो बिल्कुल क्या रास्ता निकालते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच में जो बातें सामने आ रही हैं कि 2026 में जो चुनौतियां नीतीश कुमार के पास है उस चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती 2 ही है उनके पास। एक, अपनी पार्टी को, अपने जनाधार को बढ़ाते हुए अपने पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाना, जो कि नंबर 2 पे आकर के खड़े हैं। सब कुछ किया धरा नीतीश कुमार का और 2015 में जब लालू के पास साथ गए तो लालू बड़ी पार्टी बन गए। जी 2020 में फिर लालू पार्टी बन गए। 2015 में जो उनको बूस्टर डोज दिया था उसका फायदा 2020 में भी मिल गया और 2025 में नीतीश कुमार इतना सब कुछ करने के बाद नंबर 2 हो गए और भाजपा नंबर 1 हो गई। अब ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार सोच तो जरूर रहे होंगे, दूसरी तरफ उनको जो वादा बिहार की जनता से किया है उसको भी पूरा करना है। ऐसे में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और जेडीयू का थोड़ा सिमटा है। हालांकि देखा जाए तो 2020 से बेहतर जनाधार बढ़ा है। ऐसे में नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अवसर नहीं देना और खुद के लिए अवसर पैदा करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल 2026 में जो फैसले नीतीश कुमार लेंगे उसके बहुत सारे असर आने वाले राजनीति में होने वाली है। मैंने कई बार आपसे भी बातचीत किया है और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 2025 का चुनाव जो था वो बिहार और देश के राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट है। राजनीति से पीछे हटने का तो अब सवाल ही नहीं उठता है।
यही कारण है कि नीतीश कुमार इस उम्र में, इस अवस्था और जो बातें कही जा रही है उसके बावजूद भी वो लगातार आगे देख रहे हैं। जेडीयू को छोटे सहयोगियों की भूमिका में सीमित करके रखना अब नहीं होगा। दीर्घकालीन लक्ष्य को छुपा करके नीतीश कुमार चल रहे हैं। ये बातें भी अब निश्चित रूप से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार का पूर्ण नियंत्रण अपनी पार्टी पर है और उसी तरह का नियंत्रण वाला व्यक्ति जेडीयू को आगे बढ़ा सकता है और इस गठबंधन को आगे चला सकता है। निशांत कल भी 1 तारीख के कार्यक्रम में, जो 1 तारीख का जश्न मनाया जा रहा था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर के दिखे और अपने गांव पर भी उनका एक जलवा दिखा जिसमें लोग उनसे मिलने जा रहे थे और बधाई दे रहे थे। पोस्टर से तो पटा हुआ पूरा था ही। अगर इस चुनाव से पहले उत्तराधिकारी घोषित कर दिए होते तो तस्वीर कुछ साफ होती। लेकिन ये खतरा बना हुआ था कि कहीं अगर बेहतर परिणाम नहीं आया तो निशांत का करियर बनने से पहले बिगड़ जाएगा। ये बात मैंने पहले भी बताया था। अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है उसमें आपको पता होगा कि शरद पवार का क्या हुआ, सब कोई जानता है। शिवसेना का क्या हुआ, उसका भी दुनिया जानती है। हरियाणा की पार्टी का क्या हुआ, सब कोई जानता है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि जो अपने पुत्र को सामने रखे हैं, यहाँ तक कि मुलायम सिंह की पार्टी में भी आपने देखा होगा कि उत्तराधिकारी तय नहीं होने के कारण पार्टी के भीतर परिवार में ही बड़ा विद्रोह हो गया था और इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा था ये सबको पता है। ये सारी चीजें, परिस्थितियां जो बनी थी, ये बता रही हैं, साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो है नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा और नीतीश कुमार को इस 2026 के चुनौती में एक बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के साथ लेकर के चलनी पड़ेगी। इस चुनौती में निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक विकल्प तो सामने रखना होगा और कई पहेलियां हैं जिसका हल उनको ढूंढना पड़ेगा। खास करके अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की जेडीयू जिस तरह से चुनावी रणनीति से बाहर निकल करके आई है और उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है, इसको भनाने की एक बड़ी कहा जाए तो मौका मिला है। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का नाम बार-बार चर्चा में आ रहा है और यहाँ से आप देखें तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी या जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामित होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी उस लाइन में बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर के, आपको याद होगा कि पिछले जब 2022 में उनके साथ थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। अब इन्हीं लोगों में जो परिस्थितियां बनी हैं, वो कितनी ज्यादा कारगर होती हैं, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है, 2026 की चुनौतियां, असली परीक्षा उनका इसी साल को माना जा रहा है। इस चुनौती को निभाने के लिए नीतीश कुमार पर एक तो लोगों का दबाव होगा, 1 करोड़ रोजगार नौकरी देने का बात जो उन्होंने किया है, ये उनका कार्यकाल काफी अहम है आगे आने वाले राजनीति के लिए। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अंततः तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर नीतीश कुमार ने समय रहते फैसला ले लिया, तब तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर समय रहते वो फैसला नहीं ले पाए, तो फिर जो आपने देखा होगा कि उत्तराधिकारी वाले मामले में क्या होगा, किस तरह से पार्टी में उधेड़-बुन मचा रहेगा, हड़कंप मचेगा, ये सभी चीजें कहीं न कहीं आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि बिल्कुल। कई कई क्षेत्रीय दलों को हमने देखा है बनते और बिगड़ते हुए। ऐसे में 2026 में नीतीश कुमार के पास जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सबका समाधान तो उनके पास है, क्योंकि उन्होंने 20 वर्षों में करके दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा समाधान जो अब तक नहीं मिल पाया है जनता दल यूनाइटेड को, वो था नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, नीतीश कुमार के बाद कौन जदयू को दिखाएगा, कौन एनडीए में जदयू का प्रतिनिधित्व करेगा। इसको लेकर के समय-समय पर कई लोगों को मौका दिया गया और जिन लोगों को मौका दिया गया, वो सारे लोग कहीं न कहीं अपने स्वार्थ में ही घिरे हुए नजर आए। बात ललन सिंह की कर लीजिए, तो नीतीश से ज़्यादा उनकी जो नज़दीकियाँ हैं, वो भाजपा के साथ है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हैं। वहीं बाकी के लोगों को, जिन लोगों को लीड करने के लिए संजय झा की बात कीजिए, तो उनकी भी नज़दीकियाँ भाजपा से बताई जाती हैं। ज़्यादा वो नज़र आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। खैर, ये हो सकता है कि गठबंधन में है तो ज़रूरी है। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह को दिया गया तो उन पर तोहमत लगता है कि उन्होंने खुद को मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया। ऐसी कई परिस्थितियां आई जिसमें एक वशिष्ठ नारायण सिंह को छोड़ करके बाकी सब लोगों पर कोई ना कोई उंगली उठता ही रहा। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, पार्टी को संभालने के लिए और नीतीश कुमार के फैसले से पार्टी में एका रहे, उसके लिए सबसे जी। ज्यादा निशांत को सामने लाना होगा। और जैसे निशांत को सामने वो संगठन में लेके आएंगे, पार्टी में लेकर के आएंगे, तो ऑटोमेटिक नीतीश का विकल्प तैयार हो जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तेजस्वी के साथ भी सामंजस्य बिठाने में निशांत सामने से लीड करेंगे और चिराग पासवान की भूमिका भी आने वाले समय में तय हो सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसमें भाजपा क्या सोचती है, क्योंकि भाजपा की तरफ से तो जो बातें सामने आ रही थी, सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, मीडिया रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि निशांत को ला करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके भाजपा अपने रखना। लेकिन ये भी बातें कितनी सच हैं,
इसका भी सामना नीतीश कुमार को 26 में करना पड़ेगा। तो 26 की चुनौतियां नीतीश कुमार के पास बहुत सारी हैं। उन चुनौतियों में एक बात तो साफ-साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार 2026 में क्या करेंगे, ये अभी आना बाकी है। कुछ चीजों को मैंने अभी रखा है, साल के दूसरे ही दिन मैंने रखा है। आप देखिएगा कि साल के दूसरे दिन जो मैंने रखी हैं जो बातें, इन बातों का आप धीरे-धीरे करके असर आपको दिखने लगेगा। क्योंकि नीतीश के चाहने के बिना कोई निशांत के नाम का पोस्टर नहीं लगा सकता है। नीतीश इन बिल्कुल। चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूँगा कि जब आरसीपी सिंह मंत्री बने थे, पोस्टर कई लगे थे। जिस पोस्टर में ललन सिंह अध्यक्ष थे, उस समय पार्टी के ललन सिंह वरिष्ठ नेता हुआ करते थे और ललन सिंह का तस्वीर नहीं लगा था, तो उसके चलते रातों-रात पोस्टर उतारे गए थे। ये नीतीश का फैसला था कि पार्टी में जी। बड़े नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए। वैसे ही ललन सिंह के पोस्टर में जब आरसीपी सिंह का नाम नहीं था, तो आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर होना पड़ा था। ये भी नीतीश का ही फैसला था। अब ऐसी स्थिति में निशांत के जो पोस्टर लग रहे हैं, कहीं न कहीं भीतर ही भीतर मन में खुश तो ज़रूर नीतीश कुमार हो रहे होंगे कि उनके बेटे को लेकर के इतना ज़्यादा चप सब कुछ चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकलता है। लेकिन जो मैंने 6-7 बातें रखी हैं, जो चुनौतियाँ रखी हैं, वो चुनौतियाँ नीतीश कुमार निश्चित रूप से अब आगे उस पर क्या करते हैं, ये देखना होगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप भारत लाइव देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।